आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिजिकल वर्ल्ड, जो क्लास 11 फिजिक्स का पहला टॉपिक है। आज के वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है इसको पहले समझेंगे। उसके बाद दो जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं फिजिक्स को, उसको डिस्कस करना है। फिर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, देन फिजिक्स का रिलेशन दूसरे साइंस से जैसे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री से क्या है, देन कौन कौन से ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स में। देन हम लोग फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर को डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन लॉस को फिर डिस्कस करेंगे और किस तरीके से नेचर सिमेट्री को पसंद करता है और उसका क्या रिलेशन है फिजिक्स से, उसको समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वन बाय वन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस पॉइंट्स। सो सबसे पहला कि फिजिक्स क्या है। अगर आप ठीक से देखो तो फिजिक्स का जो स्कोप है वो बिल्कुल टाइनी पार्टिकल सच एज क्वार्क्स से लेकर इंटायर जो स्ट्रक्चर है हमारे गैलेक्सी का, इस इंटायर यूनिवर्स का, वहाँ तक है। फिजिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर। तो आप अपने आसपास अगर आप नज़र घुमाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एवरीडे लाइफ सिचुएशन में, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। लाइक द वे वी वॉक ऑन द फ्लोर, फिजिक्स इन्वॉल्व है। अगर कोई कॉइन को आप रिलीज़ करते हो और वो ड्रॉप होता है, वो नीचे जाता है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। आपने स्विच को ऑन किया और पंखा चलना शुरू हो जाता है, यहाँ भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। आप मिरर में अपना इमेज देखते हो, वहाँ भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। कार का जो पहिया घूमता है वहाँ भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स and what not. So physics is present everywhere. So it's not just about कि जो क्लास 11 के बच्चे हैं जिन्होंने साइंस ले रखा, फिजिक्स ले रखा, उन्हें ही फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग है और इतना आराम से आप देख सकते हो अपने आसपास कि किसी को भी फिजिक्स में बहुत मज़ा आ सकता है अगर वो थोड़ा भी उस तरफ इंटरेस्ट दिखाए तो फिजिक्स का जो स्कोप है बहुत स्मॉल पार्टिकल से बहुत लार्ज स्केल तक है। और ख़ास बात ये है ना कि फिजिक्स आपके एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करता है, साथ में आपके सिस्टमैटिक सोच को भी डेवलप करता है। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप फिजिक्स सीख रहे हो, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बहुत अच्छा करता है। सो फिजिक्स एज ए होल इज़ समथिंग जिसको आप सीख सकते हो, इरेस्पेक्टिव आप एज ए कोर्स इसको पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, डज़ नॉट मैटर। कोई भी फिजिक्स को पढ़ सकता है अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होने तो, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स क्या होता है, राइट। फिर इसमें जो दो प्रिंसिपल, जो मेजर प्रिंसिपल हैं जो गवर्न करते हैं फिजिक्स को, पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कि दो या दो से ज़्यादा आइडिया को हम कंबाइन करें, कंबाइन करके एक सिंगल आइडिया से रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। जैसे कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर बाय सरफेस ऑफ अर्थ पे आप छोड़ते हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है, राइट, जैसे इसको ये नीचे पुल कर गया। या फिर जो प्लैनेटरी मोशन है सन के चारों तरफ, या फिर मून का जो रोटेशन हो रहा है अर्थ के अबाउट, इन सब जगह न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, उससे ये सारा गवर्न हो रहा है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और उससे ये सारे फिनोमेनन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। दूसरा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म बेसिकली क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आप एक सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली उसमें बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हो, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो हमें एज ए होल दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर में अगर जैसे गैस रखा हुआ है, राइट, तो ये गैस क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये जो प्रेशर है ये आपको जो बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट हो, जो स्मॉल स्केल पे जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से एज ए होल प्रेशर दिखता है। क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर के वॉल को हिट करते हैं,
तो इन अ वे क्या होता है, मोमेंटम इम्पार्ट होता है वॉल को, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है क्योंकि जो चेंज होगा वो किसी टाइम में होगा, भले ही वो टाइम बहुत स्मॉल हो पर उसमें चेंज होगा, तो उसकी वजह से कुछ फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लग रहा है और वो सर्टेन एरिया पे लग रहा है तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पॉइंट एरिया होता है। सो प्रेशर एज ए होल आपको दिख रहा है, बट उसका जो अगर आप माइन्यूट स्केल पे, छोटे स्केल पे देखो, तो उसका जो मेन कॉज है वो क्या है, जो कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वॉल के साथ। सो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को आप, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दोनों कोरिलेट हो रहा है। सो ये रिडक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे मूव करते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम फिजिक्स को देखें तो दो मेजर ब्रांच में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जैसे मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स आता है, और फिर दूसरा हो गया मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्वांटम फिजिक्स आता है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आता है। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली आप कह सकते हो जो मैक्रोस्कोपिक फेनोमेनन हो रहा है, जो लार्ज स्केल पे फेनोमेनन हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसके अंदर मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में जैसे न्यूटन्स ने अपने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो बेसिकली मैकेनिक्स में हम लोग मोशन को देखते हैं, बॉडी के मोशन को एक्सप्रेस करते हैं। फिर जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो गैस होता है उसका बिहेवियर देखते हैं, वो कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं चार्ज का। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ये इंटर रिलेटेड होता है, इसलिए दोनों को ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर रखा गया है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, रे किस तरीके से बिहेव करता है किसी ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। मॉडर्न फिजिक्स ऑफ कोर्स ये 20th सेंचुरी में आया था। जो क्लासिकल फिजिक्स है 20th सेंचुरी के पहले की बात कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे क्वांटम जो फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स बेसिकली जो बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके मोशन को ऑब्जर्व करता है। फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आता है, जिसमें जो स्पीड होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो लाइट के स्पीड के कंपैरेबल होता है। जैसे क्लासिकल में क्या होता है, आप जो भी स्पीड देखोगे वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होता है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही बड़ा स्पीड है, और जो मैक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए, जो हम अपने आसपास देखते हैं उसके पास जो स्पीड होता है वो इससे बहुत कम होता है। तो वो सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएगा। बट क्वांटम में क्या होगा कि रिलेटिविस्टिक में क्या होगा, जो भी स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में कंपैरेबल होगा, तो उसका एक अलग फिजिक्स है। तो ये सब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। क्लासिकल फिजिक्स का एक और ख़ास बात क्या है कि वो प्रेडिक्टेबल नेचर का होता है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि गिवन सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो गिवन सिचुएशन उसका पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या, आप बता सकते हो, राइट, एट द सेम टाइम। बट अगर यही क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट अगर हम देखते हैं, तो क्या होता है कि ऐसा एक प्रिंसिपल होता है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पोजीशन को और उसके स्पीड को एक साथ नहीं बता सकते हो, राइट। तो वहाँ पे चीज़ें जो होती है क्वांटम फिजिक्स में हम बात करें, चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं और प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है वहाँ पर, राइट। तो ये सब बेसिक डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स, आप या कह सकते हो क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स में, राइट। अब आगे मूव करते हैं कि जो फिजिक्स का रिलेशन है वो मैथमेटिक्स के साथ तो है ही, क्योंकि फिजिक्स बेसिकली क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हो तो फिर हमें फाइनली उसको जो एक्सप्रेस करना पड़ता है मैथमेटिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो बेसिकली फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है ना। और न्यूटन्स ने कैलकुलस का इन्वेंशन किया था, उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई थी। उसकी वजह से ही लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, या फिर दूसरे लॉज, बहुत सारे लॉज एग्जिस्ट हुए जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें मैथमेटिकली। तो मैथमेटिक्स को तो आप लैंग्वेज ही कह लो फिजिक्स का, राइट। फिर इसके अलावा केमिस्ट्री में भी जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एक्सरे होता है, सबका जो है स्टडी है वो सब भी रिलेटेड है। बायोलॉजिकल साइंसेस भी हैं, इसमें बहुत सारे
जो मेडिकल इक्विपमेंट्स कह सकते हो, वहाँ भी हम लोग फिज़िक्स का एप्लीकेशन है। एस्ट्रोनॉमी है, फिर आप जियोलॉजी है, सिस्मोलॉजी जो अर्थ क्रस्ट में जो वेव्स ये सब होते हैं वो सब का जो स्टडी है वो भी फिजिक्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। मेट्रोलॉजी में जैसे वेदर रिपोर्ट ये सब दिया जाता है, वहाँ भी फिजिक्स का एप्लीकेशन है। तो फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड रेंज में है और ये बहुत सारे ब्रांचेस से अलग अलग साइंस से भी ये रिलेट करता है खुद को, ठीक है। इसलिए भी फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया फिजिक्स के फील्ड में, बट देर आर फ्यू प्रोमिनेंट नेम, जैसे न्यूटन ऑफ कोर्स। तो न्यूटन्स ने जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया, फिर न्यूटन्स के अलग अलग लॉज भी हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, राइट, जिसका वाइड एप्लीकेशन है। फिर जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, नील्स बोर ने क्वांटाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम को बताया क्या होता है, रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है उसको बताया, एडिशन ने बल्ब का बताया क्या होता है, बल्ब का इन्वेंशन किया। इसी तरीके से हमारे कुछ इंडियन साइंटिस्ट में जैसे जेसी बोस हो गए, होमी जहांगीर बाबर, इनका भी कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन फिजिक्स के फील्ड में दिया है। अब आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। सो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर की हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में हम लोग कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में भी स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स हो सकता है। ग्रेविटेशन की बात करें तो जैसे ग्रेविटेशन हमें पता है कि जो कोई भी 2 पार्टिकल होता है उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, राइट, ये हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर में होगा। और ये जो फोर्स का वैल्यू होता है वो Gm1m2/r² होता है, जहाँ पे r इस 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। तो भले ये 2 पार्टिकल के बीच में, बट कोई भी अगर कोई लार्ज बॉडी है ना, वहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। तो हर जगह यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज़ हैं सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, राइट। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फोर्स। इसको हम बहुत आसानी से देख भी सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आराम से हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फिर दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे 2 चार्ज पार्टिकल में के बीच में जो फोर्स होता है ना। अच्छा, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। बट जैसे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है। अगर दो चार्ज के बीच का अगर नेचर ऑपोजिट है तो अट्रैक्टिव होगा। अगर 2 चार्ज का नेचर सिमिलर है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों ही नेगेटिव हो जाए, तो ये रिपल्सिव होगा। तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। और यहाँ भी इसका जो फॉर्मेट होता है कुछ सिमिलर होता है ग्रेविटेशन फोर्स की ही तरह, बट ये ध्यान रखना कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। और यहाँ पे चार्ज होता है, यहाँ पे मासेस हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है। कोई भी चार्ज अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है। और अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही आता है, दोनों ही आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फोर्स आता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स में भी जो, जैसे मैंने बात किया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की हम बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है ना। न्यूक्लियस के अंदर जैसे एक न्यूट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन के बीच में काम करेगा, या प्रोटॉन के बीच में काम करेगा। तो यहाँ पर इसको चार्ज से मतलब नहीं है, राइट। तो ये जो होता है, ये इसका जो रेंज होता है ये 10⁻15 मीटर के रेंज के अंदर होना चाहिए। जो भी सेपरेशन होना चाहिए, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच का सेपरेशन 10⁻15 मीटर के रेंज के अंदर होना चाहिए। इसको 1 फर्मी भी बोलते हैं, राइट। तो 1 फर्मी से कम होना चाहिए। तो ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में और बहुत स्ट्रांग होता है। अगर इसको आप कंपेयर करो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये लगभग 38 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ न्यूक्लियर फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर करूँ तो ये लगभग इस रेंज का होता है। आप तो समझ सकते हो कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है सबसे आप
सबसे कमज़ोर फोर्स कह सकते हो, और जो न्यूक्लियर फोर्स है सबसे स्ट्रांग होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा है। और अगर 0.5 फर्मी से डिस्टेंस कम होता है तब ये रिपल्सिव हो जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स में भी वेरिएशन है। तो ये जो रेंज होगा ऑफकोर्स बहुत शॉर्ट रेंज, मतलब ये जो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत कम डिस्टेंस में न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। इसके अलावा जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स भी काम करता है। ये खासकर जो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, जैसे आपका रेडियो एक्टिव में जो डिकेज होता है, बीटा डिके हो गया, ये सब में वहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, राइट। तो ये सारे फोर्स फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर हो गए। फिर इसे कंजर्वेशन लॉज को भी हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं फिजिक्स में, जिसमें कौन कौन सा लॉज होता है कंजर्वेशन लॉज में। तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टू बी वेरी प्रिसाइज, ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है, राइट। तो ये 4 फंडामेंटल लॉज हैं ऑफ कंजर्वेशन के। और ये जितने भी लॉज हैं कंजर्वेशन के, राइट, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि नेचर लव सिमेट्री। तो नेचर लव सिमेट्री, इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज़ नो प्रेफर्ड टाइम, देयर इज़ नो प्रेफर्ड स्पेस एंड देयर इज़ नो प्रेफर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर किसी स्पेस के किसी लोकेशन पे कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो अगर 1 साल बाद भी हम करें वहाँ पे एक्सपेरिमेंट, तो वो सिमिलर नेचर को दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ही दूसरे जो भी लॉज है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉज है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। तो ये एक फंडामेंटल हो गया कि हमें जैसे फिजिक्स जब हम सीख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, तो हमें एक्चुअली पता भी होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या होता है, और एक बेसिक फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए, है ना। हमने बहुत सारा यहाँ पर देखा किस किस टाइप का फोर्स होगा। हमने देखा, जैसे हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देखा, क्लासिकल फिजिक्स में देखा कि मैकेनिक्स देखा हमने, थर्मोडायनेमिक्स देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स देखा, ऑप्टिक्स देखा, राइट। फिर मॉडर्न फिजिक्स हमने क्वांटम देखा, रिलेटिविस्टिक देखा। तो बहुत सारा वेरिएशन है फिजिक्स में भी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि एक हमारा है जो फंडामेंटल, अगर आप देखो तो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जैसे इस यूनिवर्स में जितना भी इंटायर बॉडी है वो आपको एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, राइट। तो वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स भी आता है और मैग्नेटिक फोर्स भी आता है, जो कि आपस में रिलेटेड होता है। न्यूक्लियर फोर्स में स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारे फोर्सेस, जैसे जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, राइट। जैसे आपका 2 बॉडी के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर रहा है, जैसे आप मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, राइट। सो दिस ऑल्सो कम्स विद इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या टेंशन हो गया, किसी स्ट्रिंग में आप टेंशन जो काम करता है, जो फोर्स काम करता है, कोई स्ट्रिंग से अगर कुछ हैंग कर रहा है तो उस स्ट्रिंग में जो टेंशन काम कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमें पहले ये सब रियलाइज़ होना चाहिए कि ये इस टाइप से भी फोर्स काम करता है, या ये जो फोर्स काम कर रहा है पर्टिकुलर, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये सब जो फंडामेंटल चीज़ है ये हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस इन द एंटायर टॉपिक ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. So I hope you must have enjoyed it thoroughly. So that's all for today's video. In the next video, we will come up with again another concept. Till then, take care. Goodbye.